मैं डॉक्टर सरिता आप सबों का अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालती हूँ। जहाँ तक भारत में पश्चिमीकरण के प्रभावों का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि एक तरफ इस प्रक्रिया के प्रभाव से लोगों ने अपनी परंपरागत जीवन शैली में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, तो दूसरी ओर अनेकों भारतवासियों ने अपने परंपरागत जीवन शैली को बनाए रखा है। पश्चिमीकरण के कारण भारत में कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है, किंतु उस परिवर्तन के बावजूद भी भारतीय सामाजिक संरचना का स्वरूप आज भी बहुत हद तक परंपरावादी है। जीवन के कुछ क्षेत्रों में भारतवासियों ने पश्चिम का अनुकरण किया है और जीवन के कुछ पहलुओं के संबंध में वे आज भी रूढ़िवादी हैं। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुए परिवर्तनों का अध्ययन परिवर्तन एवं सातत्य के संदर्भ में ही किया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि भारत में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों पर समान रूप में पश्चिमीकरण का प्रभाव नहीं पड़ा है। गांवों की तुलना में नगरों में पश्चिमीकरण का प्रभाव विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पश्चिमीकरण का विशेष प्रभाव उच्च जातियों और खासकर ब्राह्मणों पर पड़ा है। श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में इस बात का उल्लेख किया है कि मैसूर राज्य में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों को प्रभावित किया है। इसके प्रभावों को निम्नांकित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, मानवतावाद का विकास। मानवतावाद का संबंध एक ऐसी भावना से है जो धर्म, जाति, आयु, आर्थिक स्थिति, लिंग भेद के बिना मानव मात्र की भलाई से संबद्ध है। भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन से पहले कानून तथा दंड प्रक्रिया भेदभाव की नीति पर आधारित थी, किंतु जैसा कि मौली ने लिखा है, अंग्रेजों द्वारा नई कानून व्यवस्था लागू करने से दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक तरफ समानता के सिद्धांत की स्थापना हुई और दूसरी तरफ व्यक्तियों में मानवाधिकारों के प्रति चेतना का विकास हुआ। अधिकारों के प्रति चेतना के विकास के परिणाम स्वरूप ग्रामवासियों ने भी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए न्यायालयों का सहारा लिया। प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह ने भी लिखा है कि मानवतावाद तथा तर्कवाद पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के अंग हैं, जिन्होंने भारतवर्ष में सामाजिक सुधार की एक संस्थागत प्रक्रिया को जन्म दिया। इनके अनुसार वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नई राजनीतिक संस्कृति एवं नेतृत्व का विकास आदि सभी दशाएं पश्चिमीकरण की ही सह उपज है। दूसरा पॉइंट, पश्चिमी शिक्षा की स्थापना। भारतवर्ष में अंग्रेजों के शासन से पूर्व परंपरागत शिक्षा पर बल दिया जाता था। शिक्षा को प्राप्त करने का भी अधिकार केवल उच्च जातियों तक ही सीमित था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित नवीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सभी जातियों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही वैज्ञानिक शिक्षा की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ गया। जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करते थे, उनकी प्रतिष्ठा अन्य लोगों से बढ़ गई। तीसरा, नवीन अभिजात वर्ग को उत्पन्न करना। पश्चिमीकरण के कारण भारतवर्ष में एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ जो एलीट क्लास के नाम से जाना जाने लगा। इस एलीट क्लास में वे लोग सम्मिलित थे जिन्होंने पश्चिम के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाकर अंग्रेजों की सहानुभूति प्राप्त की थी। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने पहले न्यू एलीट क्लास को प्रभावित किया और बाद में इसे सामान्य व्यक्तियों द्वारा संशोधित रूप में ग्रहण किया जाने लगा। चौथा, सांस्कृतिक व्यवहारों में परिवर्तन। श्रीनिवास ने अपने अध्ययन के क्रम में देखा कि पश्चिमीकरण के फलस्वरूप मैसूर के ब्राह्मणों के वेशभूषा में व्यापक परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया।
वेशभूषा में परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी मानसिकता में परिवर्तन हुआ और पश्चिमी संस्कृति उनके जीवन का अंग बन गई। इस मनोवृत्ति के फलस्वरूप उच्च जातियों के परंपरावादी व्यक्तियों ने जनेऊ का परित्याग किया और अपने भोजन में उन वस्तुओं को शामिल कर लिया जो कुछ समय पहले तक निषिद्ध थी। उच्च जातियों से भी पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव के कारण बिना स्नान किए वस्त्र एवं जूते पहनकर मेज कुर्सियों पर बैठकर भोजन करना आरंभ किया। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमीकरण के कारण भारतीय जीवन शैली में भी परिवर्तन होने लगा। 5वां पॉइंट, सामाजिक संस्थाओं पर प्रभाव। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति व्यवस्था तथा संयुक्त परिवार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पश्चिमीकरण के कारण जाति व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों में परिवर्तन हुआ। इसके कारण जन्म की अपेक्षा व्यक्तिगत योग्यता एवं क्षमता का महत्व बढ़ा तथा प्रदत्त स्थिति की जगह अर्जित स्थिति को महत्व प्राप्त होने लगा। खान पान में संबंधित प्रतिबंध शिथिल पड़ने लगे। साथ ही परंपरागत व्यवसाय का महत्व कम हुआ और छुआछूत की गंभीरता में कमी आई। इसी तरह जाति पंचायत भी महत्वहीन होने लगे। पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों के प्रभाव के कारण अंतःविवाह भी प्रभावित हुआ। प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने भी जाति व्यवस्था पर पश्चिमीकरण के प्रभावों का वर्णन किया है और बताया है कि आज गांव में व्यक्ति की स्थानीय सामाजिक स्थिति उसके जन्म के आधार पर अर्थात उसकी जाति के आधार पर निर्धारित नहीं हो रही है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव से जाति पंचायतों का विघटन हुआ। पश्चिमीकरण का प्रभाव संयुक्त परिवार की संस्था पर भी देखा जाता है। पश्चिमीकरण के कारण लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देने लगे और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में वृद्धि हुई। स्त्रियों में साक्षरता का प्रसार हुआ। महिला आंदोलन जड़ पकड़ने लगा। ऐसी परिस्थिति में संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदलने लगा। 6वां पॉइंट, ग्रामीण समानताओं में वृद्धि करने में योगदान। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने एक तरफ ग्रामीण समानताओं में वृद्धि करने में योगदान दिया है तो दूसरी ओर ग्रामीण असमानताओं में भी वृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। एक तरफ पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसी प्रक्रिया को विकसित किया जिसमें सभी धर्मों, जातियों, आर्थिक स्थिति के व्यक्तियों को समान कानून के द्वारा न्याय और दंड का भागी बनाया गया। दूसरी तरफ इस प्रक्रिया ने न्यू एलीट क्लास तथा सामान्य ग्रामीणों के बीच अंतरों को पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ा दिया। गांव में व्यक्तिवादिता तथा कृषि की नवीन प्रविधियों के कारण बड़े भूस्वामियों ने सरकार की तरफ से प्राप्त होने वाली सभी सुविधाओं को प्राप्त किया, जबकि सामान्य ग्रामीण जनता विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लाभ पाने से वंचित रह गई। एम.एन. श्रीनिवास ने ग्रामीण असमानताओं में होने वाली वृद्धि को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ग्रामीण में ही लोगों का एक समूह दूसरे समूह की तुलना में अधिक पश्चिमीकृत हो गया और दूसरे समूह से पृथक प्रतीत होने लगा, किंतु गांव की तुलना में नगरों में अधिक पश्चिमीकरण हुआ है। श्रीनिवास के ही शब्दों में, यद्यपि अधिकांश पश्चिमीकृत समूह साधारणतया बड़े नगरों में ही पाए जाते हैं, फिर भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पश्चिमीकरण और नगरीकरण की अवधारणाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। भारत जैसे देश में भी ग्रामीण जीवन शैली का अनेक नगरीय समूहों की तुलना में अधिक पश्चिमीकरण हुआ है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह ज्ञात ही नहीं बल्कि दृष्टिगोचर भी होता है कि हमारे भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का व्यापक प्रभाव के साथ साथ व्यापक असर भी हुआ है। परिणाम स्वरूप स्त्री पुरुष में समानता का भाव, शिक्षा स्तर में सुधार, व्यक्तिगत योग्यता एवं क्षमता का महत्व, मानवता के लिए काम करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होना, समाज में एक नए अभिजात वर्ग का पैदा होना इत्यादि है। उम्मीद करती हूँ मेरा यह लेक्चर आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक एवं लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।